तो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे, ठीक है, सिविल जज सीनियर डिवीजन से अब इसका ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था 17 मई का, जो एरिया सील किया गया जहाँ पे शिवलिंग पाया गया, वो बरकरार रहेगा। वजू के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी 7/11 की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। यही आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उस एसएलपी को पेंडिंग रख के इसको 2 हफ्ते बाद। विष्णु सर, 2 सवाल। पहली बात तो ऑर्डर 7 रूल 11 क्या होता है? ऑर्डर 7 रूल 11 8 हफ्ते इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू किया गया है। अब जब इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा तो कोर्ट ने कहा जो भी ऑर्डर पास होगा, जो हमारा इंटरिम अरेंजमेंट है वो कंटिन्यू रहेगा। मतलब लोअर कोर्ट के जज 8 हफ्ते में अपने को डिसाइड करेंगे? नहीं, ये नहीं। जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम अरेंजमेंट था वो कंटिन्यू रहेगा एप्लीकेशन डिसाइड होने के बाद। इस दौरान मैं आपको ऑर्डर 7 रूल 11 की बात बता दे रहा हूँ। ऑर्डर 7 रूल 11 का मतलब ये है कि जब कोई सूट फाइल करता है और दूसरा पक्ष, तो सुना आपने हिंदू पक्ष की तरफ से जिस तरह से दलील दी है और बताया है विष्णु शंकर जैन ने। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से हुज़ैफ़ा अहमदी या फिर और कोई दूसरे वकील नहीं मीडिया से मुखातिब होकर के बता पा रहे हैं कि क्या रणनीति है, आगे क्या करना है और किस तरीके से इस लड़ाई को लेकर चलना है। मेरे दाई तरफ अगर आप देखें तो कासिम रसूल इलियास, जो कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर हैं और उनके अलावा बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वेनर रहे हैं। और मेरे बाई तरफ आप देखें तो मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर नवेद हामिद मौजूद हैं। मैं सबसे पहले नवेद साहब आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आज सुप्रीम कोर्ट का जो कोर्ट ने हुक्म सुनाया है अपना और साफ तौर पर कह दिया कि अब ये जो मामला है वो सीधा वाराणसी कोर्ट में जाना चाहिए, आप लोग कर क्या रहे हैं और आगे की अब रणनीति क्या है? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है उसमें जो वहाँ की मैनेजमेंट कमेटी थी ज्ञानवापी मस्जिद की, वो फरीक थी और उसने बहुत मजबूती के साथ अपने केस को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक अपना केस जो है वो पेश किया है। सबसे वी फील सडन बाय द ऑब्जर्वेशन एंड जजमेंट, इनिशियल जजमेंट ऑफ जस्टिस चंद्रचूड़। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो नवंबर 2019 का फ़ैसला है, बड़ी बेंच का फ़ैसला है, उस बड़ी बेंच के फ़ैसले को इस छोटी बेंच ने नज़रअंदाज किया है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक बड़ा मैं समझता हूँ क्राइसिस भी हुआ है। लेकिन ये कि अभी हमें मायूस नहीं होना चाहिए और पुरुमीद रहना चाहिए कि हक़ जो है उसकी फतह होगी। नहीं, सवाल यह है कब तक मायूस नहीं होना चाहिए, एक बात। और दूसरी बात, अब करे तो क्या करे मुसलमान, किस तरीके से फाड़ में बढ़ गया है। कोई बुलाता है 20-25 तारीख में, आपने आज एक इजलास बुलाया और उसमें 20-21 तारीख का बुक किया। आगे जमीयत उलमा हिंद जो है वो 28-29 में कर रही है। एक जगह एक प्लेटफॉर्म पे क्या पॉसिबल नहीं है कि मुसलमान आकर के सोचे इतने सीरियस इशू को जिसको पूरी दुनिया जिसकी नज़र इस वक्त है? देखिए, जमीयत उलमा की जो बात आप कर रहे हैं उनकी वो वर्किंग कमेटी के मौके पर उन्होंने वो सब किया है। तो एक वर्किंग कमेटी जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा होती है। अगर वो वर्किंग कमेटी का इजलास बुला रहे हैं तो हमें उनकी इंटीग्रिटी पे डाउट करने का कोई हक़ नहीं है। रही बात मुशावरत के इजलास की, तो मुशावरत का इजलास तो पिछले 4 महीने से तय था और हम तैयारी कर रहे थे। इसलिए आप देखिए कि पूरे 18-19 रियासतों से लोग, बहुत अहम लोग, मामूली लोग नहीं, जो अपने अपने फील्ड के अपनी अपनी रियासतों के जो बड़े कायदीन हैं मुख्तलिफ फील्ड्स के, वो लोग शरीक हुए हैं। तो और फिर निष्कर्ष क्या निकला नवेद हामिद? एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मिल्लत 18 करोड़ 17 करोड़ से ज़्यादा तो है ना, उसमें इनिशिएटिव कई बार होने चाहिए, बार होने चाहिए। तो कुछ ना कुछ अपने भाई, हम तो 100 लोगों को बुला सकते थे यार। नहीं तो कितनी बाबरी का और इंतजार है? बाबरी का मसला नहीं है। नहीं, बाबरी का क्यों नहीं है? बाबरी का क्यों नहीं है? सुनिए ना, हाँ। ये इस वक्त जो क्राइसिस है वो जो बाबरी के वक्त था वही क्राइसिस इस वक्त है। तो मैं समझता हूँ कि उस क्राइसिस को रिजॉल्व करने के लिए और ऐसे हालात ना हो जैसे बाबरी मस्जिद के हालात थे, उसकी बात हो रही है। बिल्कुल। अब सवाल एक और ज़रूर लूँगा आपसे, कासिम रसूल इलियास साहब, आज के आप कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते हैं? और क्योंकि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के कन्वेनर आप रहे हैं, पूरा मैंने लाइव इंटरव्यू में आपसे वो तमाम सवालों को लिया था, लेकिन आज हुआ वही कि आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी उस कानूनी पेचीदगियों को दिखाते हुए जो भारत का संविधान है उसी को मुझे लगता है कि टैक्स किया। और कैसे किया कि उन्होंने कहा पहले आप निचली अदालतों में जाइए, उसके बाद आइए। कासिम साहब, देखिए, असल में पहले निचली अदालतों से ही मामला शुरू हुआ है। जब निचली अदालत ने इस मसले पर नोटिस जारी किया तो उस वक्त में इंतज़ामिया ने
इस मसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ले गया, आज से कई साल पहले की बात है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया था और हम ये समझ रहे थे कि अब ये मसला नहीं उठेगा। दोबारा ये मसला लोअर कोर्ट में उठा। लोअर कोर्ट में जब ये मसला दोबारा उठा तो फिर इंतजामिया जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बार स्टे नहीं दिया, यानी अपने ही फैसले को उसने रिट्रेट नहीं किया। तो हमारे सामने इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जब हाई कोर्ट मना कर दे, लोअर कोर्ट मना कर दे, तब हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं। नहीं, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड ने कैसे सोच लिया था कि कोई मसला नहीं उठेगा? मेरा आपसे सीधा सा सवाल यही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस बात को मान कैसे लिया था कि नहीं उठेगा, जबकि पहले से वो लोग कहते आ रहे हैं। मैंने आपसे परसों भी यही सवाल किया था कि अयोध्या तो जाकी है और मथुरा काशी बाकी है, आप लोगों ने मान लिया कि नहीं उठेगा। नहीं, देखिए मसला असल में ये है कि 2000 यानी आप 91 में पार्लियामेंट से जब ये कानून बन रहा था, उस वक्त ये कानून यूनानिमसली तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बनाया था। तो जाहिर बात है कि ये जो मसले हैं ये पॉलिटिकल मसले हैं ना, पॉलिटिकल तरीके से उठाए जा रहे हैं। तो उस वक्त ये कहा गया था कि इसके बाद अब कोई तनाज़ा नहीं उठेगा, और सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के जजमेंट में यह बात को रिट्रेट किया था कि 91 का एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है और अब कोई नया तनाज़ा नहीं खड़ा होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी ये तनाज़ा खड़ा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट से बचा तौर पर तवक्को थी कि पाँच मेंबर बेंच का एक फ़ैसला था, आज उस फैसले को हम रिट्रीट करने की बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को सीधे तरीके से हमारा कहना ये था कि ये जो लोअर कोर्ट ने इस मसले को इंटरटेन किया, ये उसको नहीं करना चाहिए था, आपको इसमें क्लियर कट स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे दोबारा वहीं रेफ़र कर दिया। ठीक है, एक चीज़ मुझे और आपसे समझनी है और उसके बाद फिर नवेद हामिद साहब, कासिम रसूल इलियास साहब, आप लोगों के पास रास्ता क्या बचता है? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से या मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई वकील मीडिया से बात नहीं कर रहा, बता नहीं रहे हैं, और दूसरी तरफ जहां तक चैलेंज करने की बात है वो वुज़ू खाने को सील कर दिया गया बगैर किसी एविडेंस के, बिना किसी तथ्यों को जांचे परखे। कोर्ट में कमीशन की रिपोर्ट फाइल नहीं हुई और उससे पहले ही सील कर दिया जाता है, शिवलिंग का दावा कर दिया जाता है। ऐसे में फिर देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं लगातार बात कर रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बिहाफ पर ही बात कर रहा हूँ। मैं मुस्लिम पक्ष की बात कर रहा हूँ, जो वकील रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो काउंसिल पेश हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। सर देखिए, काउंसिल तो आम तौर पे नहीं जाते हैं, जो पक्ष है उसको आना चाहिए। चूँकि वो जो मजलिस इंतज़ामिया के लोग हैं वो यहाँ मौजूद नहीं थे, इसलिए काउंसिल ने रिप्रेजेंट नहीं किया। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, हमने एक वाज़ेह फ़ैसला किया है 2 दिन पहले, आप जानते हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, और ये कहा कि ज़रूरत पड़ी तो हम एक जन आंदोलन भी छेड़ेंगे। और ये बात भी हमने कही है कि ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि इस मुल्क के तमाम तबक़ात को साथ लेकर, यहाँ की अक़लियतों को, यहाँ के दलितों को, यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के हिंदुओं के रिलीजियस हेड्स को साथ लेकर हम एक जनसंपर्क का ध्यान करेंगे। इसलिए कि हमारा एहसास ये है कि मसला सिर्फ एक मस्जिद का नहीं है, मसला इस मुल्क के दस्तूर का है, दस्तूर में दी गई आज़ादियों का है, दस्तूर में दिए गए फंडामेंटल राइट्स का है। अगर इस सब पर आँच आती है तो ये मसला सिर्फ एक समुदाय का नहीं है, एक फ़िरक़े का नहीं है, पूरे मुल्क का है, पूरे मुल्क को खड़ा होना चाहिए। और हम यही कोशिश करेंगे, और हमने ये बात भी कही है कि हम एक इल्मी कमेटी बनाकर इन तमाम जितने तनाज़ात खड़े हो रहे हैं, इनका रियल पर्सपेक्टिव क्या है, इनका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, वो भी पब्लिक के सामने रखने की कोशिश करेंगे। तो ज़ाहिर बात है कि हम जो कुछ हमारे बस में है, यानी मिल्लत इस्लामिया हिंद के बस में है, वो इस बार पूरी ताकत से अपनी बात रखने की कोशिश करेगी। हम इस मुल्क का हिस्सा हैं, इस दस्तूर से हर आदमी बाउंड है, कोई आदमी इससे मुबर्रा नहीं है, कोई इससे परे नहीं है। अगर दस्तूर को वायलेट किया जाएगा तो हम उसके ख़िलाफ़ खड़े होंगे। आपको लगता है कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट का उस 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का अब ऑल्टरनेट ढूंढ करके उसमें तरमीम कर सकते हैं पार्लियामेंट के थ्रू, और 5 की जगह अब 7 जजों की बेंच अब फैसला करने जाएगी आगे? देखिए, इस वक्त तो आप जानते हैं कि इस वक्त में ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में 91 के जजमेंट को चैलेंज किया गया है। वो मसला सब्जुडाइज ऑलरेडी है, पार्लियामेंट के कानून की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है कि 91 का जजमेंट कानून सही है या गलत है, उसके बाद पार्लियामेंट का सवाल होगा। और पार्लियामेंट ने जो मसला यूनानिमसली तय किया था, अब उसको आप दोबारा रिव्यू करेंगे, ये तो अजीबोगरीब बात होगी। बिल्कुल, ये तो अजीबोगरीब बात होगी, और ये बात भी बहुत देखनी दिलचस्प होगी कि क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस चीज़ के ऊपर ज़रूर नज़रसानी करेगा। और उस वक्त में कि जब पीवी नरसिम्हा राव की हुकूमत थी 1991 में, जिस तरह दावा किया जा रहा है कि मुसलमानों को खुश करने के लिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 बनाया गया था और उसके बाद लागू किया गया था। आगे की बात मैं करता हूँ नवेद हामिद साहब, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आज मौलाना तौकीर रज़ा का जो बयान है वो तमाम चैनल्स ने भी अब दिखाना शुरू कर दिया, और उन्होंने कहा कि मुसलमान अब जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे और अब सड़कों पर उतरेंगे। अब क्या यही रास्ता है, उसके अलावा कुछ और नहीं? नवेद हामिद साहब, देखिए, एक ये पर्सपेक्टिव है
और पर्सपेक्टिव की वजूहात हैं। और सीधी वजह ये है कि जब किसी भी मुल्क के शहरियों को लगता है कि दस्तूर की पामाली इस हद तक हो रही है कि उसको बचाना ज़रूरी है, तो वो ये तो गांधी का रास्ता है ना, ये तो जेल भरो आंदोलन तो गांधी का रास्ता है ना, ये मुजाहिदीन आज़ादी का रास्ता है, ये सत्याग्रह का जो पूरा एक पूरा एक तस्वुर है वो तो हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल का एक पार्ट था। तो अभी उस पर कोई कंसेंसस तो नहीं बना है, लेकिन उनकी ज़ाती राय है फ़िलहाल ये। तो मैं समझता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए कि कितने उसके मुज़म्मरात हैं, कितने उसके फ़ायदे हैं। तो वक्त के हिसाब से उस पर एक कॉन्क्रीट किसी राय पर जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है वो पहुँचेंगी और कोई फैसला लेंगी। मैं उस पर मुझे पूरी तवक्को है। चलिए, लास्ट सवाल आपसे कर रहा हूँ मैं। मुझे एक बात ये ज़रूर बता दीजिए कि ये सब लोग एक होने के लिए, मुत्तहिद होने के लिए, बिना किसी मज़हब व मिल्लत की तफरीक़ के, यानी आपस के जो ख़ास तौर से फ़िरक़ों को लेकर के बात करते हैं और जिसकी वजह से मुसलमान नहीं सोच पाते और कोई एक पक्की स्ट्रैटेजी पे नहीं आ पाते, क्या उसके लिए मुस्लिम मजलिस मशावरत या फिर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कुछ लाहे अमल तैयार करने जा रहे हैं? देखिए, मुशावरत का जो इजलास था, ये इजलास का पूरा जो एजेंडा था वो यही तो था कि तमाम मकतब फ़िक़्ह के लोगों को बैठकर गुफ्तगू करनी चाहिए और उस गुफ्तगू के बाद कोई कंसेंसस बनाना कर इश्यूज़ के ऊपर बात करनी चाहिए। तो ये जो पूरे मुल्क से लोग आए हैं, अगले 24 घंटे के अंदर कुछ ना कुछ इनिशियल कुछ फैसले लेंगे, जिसको बाद में कमेटी हम बनाएंगे तमाम अकाबरीन की, और उसमें दूसरा स्टेज में उस पर गहन चर्चा होगी। चलिए, यानी अब बनाने के लिए फ़िलहाल अब तैयारी शुरू की है, चाहे मुस्लिम मजलिस मशावरत की बात हो या चाहे जमातों की बात हो या जमीयत की बात हो, अब तैयारी की जा रही है। क्योंकि इससे पहले ये लोग तैयार नहीं थे, इनको उम्मीद नहीं थी कि आगे इस तरह से दूसरे पक्ष की तरफ से या हिंदू फरीक़ैन की तरफ से किसी और मस्जिद के लिए मामला कोर्ट में डाला जा सकता है और उसके बाद फिर वो अयोध्या की तरह से, बाबरी मस्जिद की तरह से उस पर लंबी चर्चा, बहस, सुनवाई और तारीख़ पे तारीख़ चलेगी। अब आया कि ये ज्ञानवापी मस्जिद बाकी बचेगी या नहीं, इसका अस्तित्व रहेगा या नहीं रहेगा, भले वो 400 साल से या 500 साल से कायम थी, या नमाज होती थी या नहीं होती थी, या फिर उसके बाद में जो फिर मथुरा की मस्जिद या फिर और जो दूसरी मसाजिद हैं पूरे देश भर की, वहाँ का क्या मामला होगा, वो सब आने वाला वक्त तय करेगा। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, नवेद हामिद साहब आपका भी और कासिम रसूल इलियास साहब आपका भी। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।